बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला तो जारी कर दिया, लेकिन उस फैसले को कोई भी मानने से इनकारी है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन से मुतल्लिक फैसला दिया कि 14 मई को इलेक्शंस करवाए जाएं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जिसमें वो कह चुके हैं कि जी 8 अक्टूबर तक इलेक्शंस नहीं हो सकते, उस फैसले को पकड़ के मुअत्तल कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बादियों नज़र में ये अपने उस फैसले की खिलाफ वर्जी है जिसमें चीफ जस्टिस 9 रुकनी बेंच बनाते हैं और 7 जजेस जो हैं उसमें से 4-3 का अक्सरियती फैसला आता है और 4 जजेस इस फैसले के अगेंस्ट होते हैं। चीफ जस्टिस साहब जो फैसला दे रहे हैं, ये जो 3 रुकनी बेंच का फैसला आया, बादियों नज़र में ये बेंच की तो कोई अहमियत नहीं रही जब 4 जजेस पहले ऑलरेडी फैसला दे चुके हैं और वो 4-3 के फैसले से ये खुद नोटिस जो है वो खारिज हो गया। तो चीफ साहब जो है वो अपने उस बेंच के फैसले को मानने से इनकारी हैं। बेसिकली अगर आप ये कहें तो बादियों नज़र में मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हर उस मुखालिफ को तनकीद करने का वो जवाब फराहम कर दिया है जो ये समझता है कि ये फैसला अब तक का सबसे मुतनाज़ फैसला है। लेकिन अब कम टू द पॉइंट इसके ऊपर आते हैं। ये जो फैसला है, इस फैसले के दूर दूर तक जो है वो आप समझ लें कि इस फैसले से हमें ये दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा ये फैसला कहीं पे इम्प्लीमेंट होगा या इस पर कोई अमल दरामद होगा या इसके मुताबिक इलेक्शंस करवा लिए जाएंगे। देखें, जब पाकिस्तान की तमाम वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी, हर पाकिस्तानी ये मुतालबा कर रहा था इस अदालत उज़्मा से, इस सुप्रीम कोर्ट से कि जी फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट बना दें, लेकिन उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया क्योंकि चीफ साहब को डर था कि शायद उनकी अक्सरियत जो है वो अकलियत में तब्दील ना हो जाए। और चीफ साहब को ये भी डर था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अगर वो फैसला उनके अपने उस जो है वो इकदाम के खिलाफ आ गया जो उन्होंने फुल कोर्ट बनाया, तो ये बहुत इंसल्ट वाली बात होगी। लेकिन चीफ साहब ने वही 3 रुकनी बेंच बना दिया जो 2 जजेस हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल हसन। ये माजी में उन बेंचेस का हिस्सा रहे जिन बेंचेस पर आज तक शदीद एतराज़ात उठते रहे। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस उमर अता बंदियाल को अगर आप एक साइड पर रखें तो जो तीसरे जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो आर्टिकल 63A से मुतल्लिक एक ऐसा कंट्रोवर्शियल डिसीजन दे चुके हैं जिसको कोई मानने से इनकारी है। वो आइन को ही रीराइट कर देते हैं पूरे आर्टिकल 63A के केस में। अगर आप देख लें तो इसकी जो बाइंडिंग्स हैं अगर आप उसको उठाकर देखें तो उस केस के फैसले के अंदर खुद जस्टिस जो मुनीब अख्तर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जी पार्लिमानी हेड का जिक्र है, पार्लिमानी हेड कहेगा तो जो पार्टी का जो MP है, MN है, वो उसके कहने पर वोट देगा। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 63A है उसके अंदर कहीं पर पार्लिमानी हेड का जिक्र नहीं है। अगर है तो उससे पहले पार्टी चेयरमैन का जिक्र है और पार्टी चेयरमैन को हदायत हैं, उसको डायरेक्शंस दी जाती हैं कि वो अपनी पार्टी के रुकने असेंबली को जो हुक्म देगा वो रुकने असेंबली अपने पार्टी चेयरमैन के हुक्म को मानने का पाबंद होगा। लेकिन यहाँ पर सर सिचुएशन कुछ और है और सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है और सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच बनाकर फैसला दे देता है और फिर वो पाकिस्तान की जो वकला बरादरी है, बार काउंसिल्स हैं, सिविल सोसाइटी, जितने भी लोग हैं वो सब इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जिसको किसी ने तस्लीम नहीं किया। परवेज लाई को वज़ीर आला बनवाया और परवेज लाई को वज़ीर आला एक ऐसे फैसले के जरिए बनवाया कि परवेज लाई के लिए जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका वोट काउंट होगा और जो हमजा शहबाज हैं उनके लिए मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अपने उस फैसले को रीराइट कर दिया जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुनहरिफ रुकन जो है अगर वो पार्टी से हटकर वोट कास्ट करता है तो ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, वो इस मुल्क का नासूर है। तो अगर ये बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट तो इसका मतलब कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद आइन को रीराइट कर दिया परवेज लाई के केस में और कहा कि जी जो परवेज लाई का केस है उसमें चूंकि जो मुनहरिफ रुकन है, जो मुनहरिफ अरकान है, अगर वो वोट कास्ट करते हैं तो इसका मतलब उनका वोट शुमार होगा। और जब हमजा की बारी आती है, हमजा शहबाज की बारी आती है तो उसकी दफ़ा कह देते हैं कि जी ये वोट काउंट नहीं होगा। अब आते हैं जी कम टू द पॉइंट। ये जो बिलावल साहब ने इंकशाफात किए इमरान खान साहब से मुतल्लिक, ये बिलावल साहब जिस तरह से वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो पहले उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट में वो लोग रखे हुए थे, अब वो अदलिया में वो बाकियात आ गई हैं। तो इमरान खान साहब के हवाले से मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि सर बेकार हैं ये बातें, सब बकवास हैं, नॉन स्टॉप बातें हैं।
कि हम बार बार एक ही पॉइंट को लेकर रोते रहें और उस पर ही मातम करते रहें। इमरान खान साहब के हवाले से शाहिद मैतला साहब जो हैं, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उस्ताद मोहतरम हैं, उनको जो जनरल बाजवा ने इंटरव्यू दिया वो बातें बहुत हैं, वो बातें काफ़ी हैं मेरा ख्याल है। और इमरान खान साहब की हकीकत उन्हीं बातों में छुपी हुई है कि जिसको वो पहले अपना बाप कहते थे जनरल बाजवा को, आज उसी को गालियाँ देते हैं। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो आज मिठाइयाँ खा रहे हैं, ये जो आज जश्न मना रहे हैं, ये जो आज कहते हैं कि जी हम लोग तो बहुत खुश हैं, एक अदालत उस्मा का, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो कहती है कि जी इलेक्शंस होने चाहिए 90 डेज, विद इन 90 डेज। तो सर पहली बात तो ये प्रोसीजर जो है ये अपने सुप्रीम कोर्ट के अपने उस फैसले के अगेंस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। पहली बात तो ये वो 4 जजेस का अक्सरियती फैसला है, उसको खुद 3 रुकनी बेंच मानने से इनकारी। दूसरी बात कि जो 14 या आई थिंक 15 जनवरी को गालबन पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई थी, और मेरे व्यूवर्स जो हैं उनको भी ये डेट याद होगी। तो जो पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई थी, वो पंजाब असेंबली डिसॉल्व होने के बाद से लेकर अब तक का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड अब तक का जो टाइम पीरियड अगर आप उसको कैलकुलेट कर लें तो इट मीन्स कि वो जो टाइम पीरियड है वो तो गुजर गया, 90 डेज तो गुजर गए। अब वो 90 डेज के अंदर जो इलेक्शंस होने हैं, वो वाला जो हम डंडोरा पीट रहे हैं, वो जो हम रंडी रोना रो रहे हैं, वो तो नहीं होंगे। और दूसरी ये बात कि ये कौन से आइन में लिखा है भाई कि आप 2 असेंबलियों के जो इलेक्शंस हैं वो पुरानी हल्का बंदियों पे करवा लें, और जो 2 रिमेनिंग सूबाई असेंबलियाँ पंजाब सिंध और बलूचिस्तान, और उसके बाद वफाक, उसके बाद जी ये जो 3 असेंबलियाँ, इसके इलेक्शंस आप नई हल्का बंदियों पे करवा लें। और एक साल में 2 बार आपका मुल्क इलेक्शंस का मुतहम्मिल तो नहीं हो सकता कि अरबों रुपया आप कहाँ से लाएंगे। वो 40-45 अरब रुपया जो इलेक्शंस पर लगना है, वो जो 40-45 अरब रुपए का खर्चा आना है, वो कौन जो है वो अफोर्ड करेगा। इतना खर्चा क्या हमारा ये जो मुल्की खजाना है वो बोझ उठा सकता है? इतना खर्चा वो अफोर्ड कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। तो सर बेसिकली इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से ये भी बताया जाता है कि जो उनके सहूलतकार थे, जिस तरह से उन्होंने उनकी सहूलतकारी की, फिर 2018 में वो जो सारी गेम थी, वो मास्टर प्लान था ना कि किस तरह से RTS बिठाना है, किस तरह से धांधली करनी है, किस तरह से उसको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर उसके मनसब पर फाइज करना है, किस तरह से इस मुल्क में सहाफ़ियों को ये हदायत देनी है कि तू साडा फील्ड रिपोर्टर है, तेनों असी इस्तेमाल करना है। वो खुद का साबिर शाकर और चौधरी गुलाम हुसैन के बारे में मैं नहीं समझता कि शायद उनको सहाफ़ी कहना चाहिए, वो बतौर PTI के पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर काम करते रहे। वो आफ्ताब इकबाल साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, उसके बाद चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये जितने भी लोग हैं इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो मैंने नहीं लगाए, वो पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ियों ने लगाए हैं। वो पाकिस्तान के मुमताज़ कालम नवीसों ने अपने कालमों में उनका जिक्र किया है। अपने वो जो दानिश्वर हैं उन्होंने अपने कालमों में, उन्होंने अपनी खबरों में इन सहाफ़ियों का जिक्र किया कि किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता रहा और किस तरह से ये फील्ड के ऊपर जाते थे। और जनरल बाजवा ने कहा इन्होंने तो मैं अपने जड़ा ना बाएं हाथ दा खेल समझा सी, इन्होंने मैं जो दिल करता सी इस्तेमाल करता सी। वो शायद मैतला को इंटरव्यू देते हुए ये बातें कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है इमरान खान साहब के अनासर जो इस्टेब्लिशमेंट से तो वो जड़ ख़त्म हो गई, लेकिन अब ये बिलावल साहब कह रहे हैं कि जिस तरह अदलिया से वो सारा कुछ हो रहा है और फिर वो सारी कौम देख रही है, जिस तरह से उनको लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानतें मिलती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानतें मिलती हैं। फिर एक जज साहब जी वो ये फरमा रहे हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, कि वो जो टेरियन वाला केस है इमरान खान साहब की बेटी वाला केस, उसमें हो सकता है कि वो शायद कागजात नामजदगी में अपनी बेटी का जिक्र करना भूल गए हों। मतलब सर ये अंदाज़ा लगाएं, आपके एक जज साहब ये रिमार्क्स दे रहे हैं कि वो हो सकता है कि वो शायद अपनी बेटी का जिक्र करना भूल गए उन कागज़ों के अंदर। मतलब इतने वो जो है वो मतलब आप समझ लें कि इतने सोए हुए थे वो, और इतने वो भंग पीकर सोए हुए थे कि उनको याद ही नहीं था शायद जज साहब के मुताबिक। तो ये जो बातें कर रहे हैं वैसे इन बातों का फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन सर अदलिया में जो कुछ अनासर हैं अब उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो इमरान खान को लाने पर बज़िद हैं। और ये बातें मैं नहीं, ये पाकिस्तान के बहुत प्रोमिनेंट एंकर पर्सनस, सहाफ़ी अपने कॉलमों में, अपने अखबारों में कर रहे हैं और लिख रहे हैं। रिपोर्टर्स जो हैं वो रिपोर्टें बना रहे हैं इस हवाले से, और ये चीज़ें अब ये आम हो चुकी हैं। ये सारा कुछ जो है वो रंडी रोना बाहर आ रहा है। इस रंडी रोने के जो नताइज हैं वो हर पाकिस्तानी के सामने आ रहे हैं और पता चल रहा है कि की हो रहा है मुल्क नाल, ये क्या हो रहा था, किस तरह से RTS बैठ रहा था, किस तरह से इलेक्शन चोरी हो रहे थे, किस तरह से इमरान खान को लाकर इस मुल्क पर काबज़ किया गया, किस तरह से
वो जाली हुकूमतें बनवा कर, वो वफाक में, पंजाब में आज़ाद उम्मीदवारों को खरीद कर, जहांगीर तरीन के जहाज़ों में बिठा कर किस तरह से बुज़दार को वज़ीर आला बनाया गया, वो एक दम के ज़रिए वो वज़ीर आला बना। और वो जो बुशरा बीबी थी, उनका फैज़, उनके फैज़ से वो जो बुज़दार साहब हैं वो फैज़ याब हुए, और जनरल फैज़ से इमरान खान साहब फैज़ याब हुए, और बाजवा साहब के फैज़ से इमरान खान साहब फैज़ याब हुए, और उनकी हुकूमत फैज़ याब हुई। तो मैं तो हैरान हूँ वैसे इमरान खान साहब की इस तनकीद के ऊपर कि जिस बाजवा को वो गालियाँ देते हैं, कल को वो उसी बाजवा को अपना बाप कहा करते थे, और उसी बाजवा को परवेज़ लाई जो इनके मरकजी सदर हैं। वैसे हैरान हूँ मैं, पार्टी में कोई मरकजी सदर का ओहदा नहीं होता, लेकिन परवेज़ लाई साहब को फिर भी मरकजी सदर बनाया गया और मरकजी सदर बनाकर उनको कहा गया कि जी तुसी साढ़े मरकजी सदर हो। तो वही मरकजी सदर जो हैं वो परवेज़ लाई साहब, वो जब इमरान खान साहब के साथ बैठे थे एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और साथ महमूद खान साहब बैठे थे, तो जब इमरान खान साहब बाजवा साहब को गालियाँ दे रहे थे तो अगले ही दिन परवेज़ लाई साहब कह रहे थे कि बाजवा साहब तो हमारे मौसिन हैं। ज़ाहिर सी बात है सर, देखें ना, बाजवा साहब मौसिन क्यों नहीं होंगे, कि उनकी वजह से ही तो परवेज़ लाई साहब जो है उनको वजारत आला मिली, और वो ऑर्डर था ऊपर से कि जी इनको वज़ीर आला पंजाब बनवाना है। और फिर वो जो एक जज साहब है, वैसे मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन वो जिस तरह फिर बैठे सुप्रीम कोर्ट लॉ रजिस्ट्री में, वो अभी परवेज़ लाई की दरख्वास्त भी नहीं गई थी और वो पहले ही बैठ गए वहाँ पे जाके कि जी जब दरख्वास्त आएगी तो फौरी समाअत के लिए मंजूर। तो सर ये सारा कुछ जो हो रहा है ये बेसिकली ये बहुत ख़तरनाक खेल है, और अगर कोई ये समझता है कि साकिब निसार की तरह, आसिफ सईद खोसा की तरह, जस्टिस गुलजार की तरह, ये फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की तरह वो ये बाकियात जो इमरानी बाकियात हैं उसको फिर लॉन्च करने की तैयारी हो रही है, तो सर ये किसी की गलतफहमी है। अब ये किसी की गलतफहमी है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर आते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल और इनके समेत इनके साथ जो 3 जजेस हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, इनके खिलाफ जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए। फिर नवाज शरीफ साहब मजीद फरमाते हैं कि हम जैसे वज़ीर आज़म को धमका दिया जाता है और डिक्टेटर को गले लगाया जाता है। मुझे गॉडफादर और सिसिलियन माफिया कहा गया। दौरे मेयार समझ नहीं आ रहे, पाकिस्तान के अंदर अब हुकूमतें किस तरह चलेगी जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। क्या जनूबी एशिया या दुनिया के दीगर ममालिक में ऐसा होता है? नज़रिया ज़रूरत सिर्फ डिक्टेटर के लिए होता है। बार बार मुंतखब वज़राए आज़मों को चलता किया जाता है। 3 जजेस बेंच बनाकर बैठ जाते हैं और 4 जजेस के फैसले को नहीं मानते। इस केस का फैसला 4 जजेस पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा। फिर वो कहते हैं कि ये फैसला इन जजेस के खिलाफ चार्जशीट है, यही जिसने ये फैसला दिया। वो कहते हैं ये फैसला इन जजेस के खिलाफ चार्जशीट है, इन्होंने आइन को रीराइट किया। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पार्लियामेंट बन जाए? फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई गई? 3 जजेस पर इसरार क्यों हुआ? नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम जजेस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ऐसे जजेस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो इदारे का क्या करेंगे? कौम को अब क्या सुनाएं? कौम को आप क्या बातें सुना रहे हैं? हमें ये बातें समझ नहीं आती। कौम को कहते हैं जागें। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कौम को कह रहे हैं जागें, ये पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। अगर इस तरह के फैसले आएंगे तो मैंने पहले ही कहा था कि डॉलर जो है वो 500 का हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी फुल कोर्ट ना बनाने का मतलब दाल में कुछ काला है। इन फैसलों से असल सजा पाकिस्तान के आवाम को मिल रही है। आपको सर एक और बात बता दूं, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, इन शॉर्ट बातें करनी है कि 3 जजेस, एक जज साहब जो है उनके खिलाफ तो ऑलरेडी रेफरेंस फाइल हो गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और वो चीफ साहब की हठधर्मी देख लें आपके, वो एक वकील मियां दाऊद साहब ने किया, बार काउंसिल ने किया, पाकिस्तान बार काउंसिल ने किया, फिर पेशावर बार काउंसिल ने किया, फिर कोयटा बार काउंसिल, मतलब सब जब रेफरेंस दायर कर चुके हैं तो फिर भी उसके ऊपर इजलास नहीं बुलाया जा रहा जुडिशल कमीशन का। क्योंकि सर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनकी अक्सरियत नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, उमर अता बंदयाल साहब हैं, अमीर पट्टी साहब हैं, इशरत अली साहब हैं, और आई थिंक एक जज अहमद अली शेख साहब हैं। अब जस्टिस अहमद अली शेख, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस काजी फायज ईसा, तीनों जो हैं वो
अगेंस्ट है, और अमीर पट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं वो जस्टिस उमर अता बंदयाल और इशरत अली साहब ये एक साइड पर हैं। तो अगर बंदयाल साहब जो हैं उन्हीं के खिलाफ रेफरेंस चला जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बैठेंगे और वो फिर उसकी जुडिशल कमीशन की समाप्त करेंगे। तो बंदयाल साहब का तो एक वोट गया, पीछे रह गए रिमेनिंग 5, 3 और 2, इशरत अली और अमीर पट्टी, जस्टिस फाइज ईसा, सरदार तारिक और अहमद अली शेख, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। वही जज जिनको एडहॉक जज बनाने के लिए जस्टिस गुलजार ने उस टाइम बड़ी गेम खेली थी और उसने कहा था कि इनको जो एडहॉक जज बना दिया जाए। एडहॉक का मतलब होता है आर्जी जज, कि जिसकी कोई जो है वो टर्म नहीं होगी, कोई पता नहीं उसकी कितनी मुद्दत है। उसको सुप्रीम कोर्ट में लाना चाह रहे थे अहमद अली शेख साहब को, तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन सर अब जो गेम है ना, असल गेम में ट्विस्ट अब पैदा होगा, क्योंकि मुझे जो खबर मिली, मेरे सहाफ़ती ज़राए से मिली, वो ये मिली कि फैसला हो चुका है कि तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, उसमें आइन और कानून के साथ जो है वो बता रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि आइन और कानून के साथ संगीन मजाक हुआ, हम फुल कोर्ट की इस्तदा करते रहे, नहीं बनाया गया, इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, ये मुतनाज़ फैसला है। और फिर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जब हमने अदालत में कहा कि फुल कोर्ट बनाओ तो चीफ साहब ने कहा कि फुल कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सर वही हम ख्याल जजेस ने बैठकर फैसला करना था ना। ज़ाहिर सी बात है वो फुल कोर्ट क्यों बनाते हैं, क्योंकि चीफ साहब को पता है कि मेरी अक्सरियत अकलियत में तब्दील हो जाएगी। अब वो जो इजलास है ना, उस इजलास में ये भी फैसला किया गया कि फुल कोर्ट की जो इस्तदा की गई थी वो तो मुस्तरद होगी, मुशावरत के बाद ठोस फैसले होंगे। अब इस इजलास में शहबाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के जरिए, जरदारी साहब वीडियो लिंक के जरिए, आफ्ताब शेरपाव, फजल रहमान साहब और दीगर जो इत्तेहादी जमातों के सीनियर जो क़यादत है वो सब इसमें शरीक थे। तो अब बड़े अहम फैसले होंगे, पार्लियामेंट में सुना बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब का जो इत्तेहादी जमातें थी, हुक्मरान इत्तेहादी जमातें, उनके बड़ों के साथ जो इजलास था उसमें बड़े फैसले होंगे, ठोस इकदाम किए जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि जी पार्लियामेंट को फैसला करेगी, लेकिन सर ये खबर दुरुस्त है कि फैसला हो चुका है कि ये जो 3 जजेस हैं जिनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि रेफरेंस फाइल किया जाए, मुझे जो मेरे सहाफ़ती ज़राए से खबर मिली है वो ये मिली है कि हुकूमत तैयार हो चुकी है इन जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करने के लिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, और नकवी साहब के खिलाफ तो ऑलरेडी रेफरेंस फाइल है। तो इसका मतलब कि लड़ाई जो है वो बढ़ने जा रही है, लड़ाई अब ख़त्म नहीं होगी और ये लड़ाई कम नहीं होगी, इसका नतीजा कोई ना कोई ज़रूर निकलेगा। और अगर कोई ये समझता है कि इलेक्शन होंगे तो सर सबसे पहले इलेक्शन से पहले वो जो नवाज शरीफ को मिलने वाली सज़ाएँ हैं उसके ऊपर बात होगी। इलेक्शनों से पहले ये बातें होंगी कि 2018 में वो मैंडेट किसने चोरी किया। इलेक्शनों से पहले सबसे पहले तो ये बातें होंगी कि ये जो होता रहा इस मुल्क के साथ, ये कौन खिलवाड़ करता रहा। इलेक्शन बाद में होंगे, पहले हिसाब किताब होगा, फिर उसके बाद इलेक्शंस होंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।